कहानी एक लड़के यान से शुरू होती है जो एक चेक लेकर बैंक जाता है ताकि कुछ पैसे निकाल सके। वह कैशियर के निर्देशानुसार सभी जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है और नकदी लेकर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है, कैशियर स्तब्ध रह जाता है क्योंकि वह चेक नकली था। उसमें केवल एक संदेश लिखा था जिसमें बैंक लूटने के लिए माफी मांगी गई थी। कुछ दिन पहले यान और उसके पिता फेर विंसेंट एक दुकान में कुछ खरीदने गए थे। विंसेंट अंदर गए जबकि यान बाहर इंतजार करने लगा। अंदर विंसेंट ने चुपके से अपनी जैकेट में कुछ शराब की बोतलें छिपाई और यान को इशारा किया। यान अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक भ्रम पैदा किया जिससे दुकानदार को चोरी का पता न चले। उनकी योजना सफल रही और विंसेंट आराम से बाहर निकल गए। विंसेंट ने यान से कहा कि वह कार लेने जा रहे हैं और उसे भ्रम बनाए रखने के लिए कहा। यान ने वैसा ही किया, लेकिन तभी कुछ लड़कियां वहां आ गई जिससे वह ध्यान भटका बैठा। जैसे ही उसका भ्रम टूटा, दुकानदार को चोरी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से एक हौड़ा उठाया और विंसेंट के पीछे दौड़ पड़ी। उसने यान को भी देखा और उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, यान ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। गुस्से में महिला ने यान पर हमला करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में यान ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जब वह नहीं रुकी तो उसने अचानक गोली चला दी। महिला गिर पड़ी और उसके पेट से खून बहने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ देख पाता, विंसेंट ने जल्दी से यान को उठाया और कार में फरार हो गए। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा और महिला को सड़क पर दर्द से कराहते हुए देखा। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि उसे कभी गोली मारी ही नहीं गई थी। बंदूक और खून दोनों यान का एक और भ्रम थे। इसके बावजूद महिला ने चोरी की सूचना पुलिस को दी और उनसे विंसेंट का पीछा करने का अनुरोध किया। जल्द ही पुलिस उनके पीछे लग गई। ये देखकर विंसेंट गुस्से से भर गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी कार ब्लैकलिस्ट हो जाए, इसलिए उसने यान को तुरंत कार की नंबर प्लेट बदलने का आदेश दिया। यान ने उसकी बात मानी, लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी नाराजगी जताई। वह बार बार छोटी मोटी चोरी करने से थक चुका था और उसने पूछा कि वे उसकी शक्तियों का उपयोग करके किसी बैंक को क्यों नहीं लूटते। विंसेंट ने जवाब दिया कि यह बहुत जोखिम भरा है। अगर किसी को यान की शक्तियों का पता चल गया तो सरकार उसे प्रयोगों के लिए कैद कर लेगी। इस बीच एक महिला, एड्रियाना, जो वर्षों से यान की तलाश कर रही थी, को आखिरकार उसके बारे में एक सुराग मिला। अगली सुबह यान ने एक डरावना सपना देखा। उसमें अज़ला नाम की एक महिला एक बच्चे को पकड़कर चिल्ला रही थी। वह घबराकर जाग गया और विंसेंट ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। विंसेंट उसके लिए कुछ खास तैयार कर रहा था और यान ने उसे धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद यान ने कहा कि वह अपना जन्मदिन आर्केड मनाने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर पिछली रात का पुलिस अधिकारी अपने दोस्त को बता रहा था कि एक भीषण बर्फीले तूफान के कारण वह चोरों को पकड़ नहीं सका। लेकिन उसका दोस्त संदेह में था क्योंकि उस इलाके में पहले कभी बर्फबारी नहीं हुई थी। उनकी बातचीत के दौरान परसेप्ट नाम का एक व्यक्ति उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था। जब उसे पता चला कि विशेष एजेंट यान और विंसेंट को ढूंढ रहे हैं, तो वह भी उनकी तलाश में निकल पड़ा। शाम होते होते एड्रियाना और उसकी टीम ने विंसेंट को उसके नाव पर खोज निकाला, लेकिन यान वहां नहीं था। एड्रियाना ने खुलासा किया कि वह एक एजेंसी से थी और यह स्पष्ट था कि वह और विंसेंट एक दूसरे को पहले से जानते थे। दरअसल वे दोनों कभी एक गुप्त संगठन के लिए काम करते थे जो यान जैसे लोगों पर प्रयोग करता था। यान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एड्रियाना ने विंसेंट को प्रताड़ित किया, लेकिन जल्द ही उसे खबर मिली कि यान की लोकेशन मिल गई है। एजेंसी के लोग उसे पकड़ने के लिए भेजे गए, लेकिन तब तक परसेप्ट वहां पहुंच चुका था। एड्रियाना के आदमियों को देखते ही उसने उन पर हमला कर दिया और यान की रक्षा करने की कोशिश की। उसने एड्रियाना को चेतावनी दी कि वह वहीं मौजूद है। एड्रियाना जानती थी कि परसेप्ट कितना शक्तिशाली है, इसलिए उसने आदेश दिया कि उसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। वह उसे यान तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। अब परसेप्ट उनका नया निशाना बन चुका था। उन्हें चकमा देने के लिए उसने एक भ्रम रचा और उन एजेंटों को खत्म कर दिया जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। इस बीच एड्रियाना की टीम ने आखिरकार यान को पकड़ लिया। इससे पहले कि यान कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एड्रियाना ने उसके सिर पर एक लोहे का मुखौटा डाल दिया और उसका खून निकालकर लैब भेजने का आदेश दिया। दूसरी तरफ
परसेप्ट ने निर्दयता से उन एजेंटों को हरा दिया जिन्होंने उसे कैद किया था। अपने बंधनों से मुक्त होने के बाद वह एड्रियाना की वैन रोक लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद एड्रियाना ने यान के सिर से लोहे का मुखौटा हटाया और खुलासा किया कि वह अब एजेंसी के मुख्यालय में है। यान ने पूछा कि वह उससे क्या चाहती है। एड्रियाना ने तब उसे एक संगठन द अवेयरनेस के बारे में बताया। उसने समझाया कि यह संगठन उन लोगों का समूह है जो अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुप्त रूप से दुनिया को नियंत्रित करते हैं। उसने ये भी खुलासा किया कि परसेप्ट इसी संगठन का हिस्सा है। संगठन का आखिरी सदस्य कोई और नहीं बल्कि परसेप्ट था और वह येन को अपने साथ मिलाना चाहता था। लेकिन एड्रियाना के इरादे अलग थे। चाहती थी कि येन उसे वह फॉर्मूला बताए जिससे उसे अपनी शक्तियां मिली थीं। असल में वह इसी फॉर्मूले के जरिए परसेप्ट को मारने का तरीका ढूंढना चाहती थी। इसी दौरान येन को एहसास हुआ कि यहाँ उसके साथ सिर्फ एक प्रयोगशाला के चूहे जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन एड्रियाना ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो तो वही करोगे जो मैं कहूंगी। एड्रियाना ने येन को एक खास तरह का माया जाल बनाने का आदेश दिया। येन ने वैसा ही किया, लेकिन एड्रियाना ने कहा कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पर येन गुस्से में बोला, जब तक मैं अपने पिता को नहीं देख लेता इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। आखिरकार एड्रियाना ने उसे विसेंट के पास ले जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही येन को एक और झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि एड्रियाना और विसेंट पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। हैरान होकर उसने पूछा, तुम दोनों पहले कैसे मिले? एड्रियाना बस मुस्कुराई और बोली, जल्द ही तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसके बाद एड्रियाना ने येन को सुझाव दिया कि वह अपने पिता के दिमाग में जाकर उसकी यादों से सच्चाई पता कर सकता है। विसेंट ने उसे ऐसा करने से सख्ती से मना किया, लेकिन येन ने उसकी बात नहीं मानी। तब एड्रियाना ने येन को अजला नाम की एक औरत की तस्वीर दिखाई और कहा कि वह विसेंट की यादों में जाकर पता करे कि अजला कौन है। विसेंट ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन येन फिर भी उसकी यादों में दाखिल हो गया। वहां उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। कई साल पहले विसेंट और एड्रियाना साथ काम करते थे और एक दिन विसेंट ने अजला नाम की एक औरत से एक बच्चा चुरा लिया और वहां से भाग निकला। ये देखकर येन को इतना जोरदार झटका लगा कि वह विसेंट की यादों से बाहर आ गया। एड्रियाना ने तुरंत उससे पूछा, तुमने क्या देखा? अब तक सदमे में डूबे येन ने धीरे धीरे जवाब दिया, बहुत साल पहले विसेंट ने एक बच्चे को अगवा किया था। फिर अचानक येन को एहसास हुआ, वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। यानी कि विसेंट उसका असली पिता नहीं था और जो औरत उसके सपनों में आती थी अजला, वही उसकी सगी मां थी। एड्रियाना ने मौके का फायदा उठाया और कहा, संभव है कि तुम्हारी मां अभी जिंदा हो। मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। इसके बाद एड्रियाना बाहर चली गई और येन की ब्लड रिपोर्ट देखने अपने बॉस के पास पहुंची। रिपोर्ट देखकर बॉस चौंक गया, क्योंकि येन के खून में उसकी शक्तियों का कोई फॉर्मूला मौजूद ही नहीं था। उसका खून एक आम इंसान की तरह था। बॉस को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन एड्रियाना को आभास हो गया। उसने कहा, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, येन को ये शक्तियां जन्म से ही मिली हैं। उसने ये शक्तियां अपने माता पिता से पाई हैं। बॉस अभी भी उलझन में था तो एड्रियाना ने समझाया, अजला और येन के असली पिता दोनों के शरीर में वही फॉर्मूला था। अब बॉस को चिंता होने लगी। उसने आदेश दिया कि इससे पहले कि येन और ताकतवर हो जाए उसे खत्म करना होगा। लेकिन एड्रियाना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा, हम इसे म्यूल के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टर की एंट्री अगले दिन। एक महिला एस्तर येन से मिलने आई। उसने उसे भागने में मदद करने की पेशकश की। शुरू में येन को शक हुआ, लेकिन आखिरकार वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। एस्टर कार दौड़ाकर भागने लगी, लेकिन अचानक परसेप्ट वहां आ गया। उसने उनकी कार के टायर पंचर कर दिए, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इससे पहले कि उन्हें पकड़ पाता, येन ने एक मायाजाल इल्यूजन बनाया और उनकी कार को गायब कर दिया। उनका प्लान सेप्ट को कुछ भी नजर नहीं आया और वह वहां से चला गया। उस रात वे एक होटल में रुके। येन ने एस्टर से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो?
एस्टर ने लंबी सांस ली और कहा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ सही करना चाहती हूँ। तभी यन को एहसास हुआ एस्टर पहले दी अवेयरनेस संगठन के लिए काम करती थी। विसेंट की यादें और पोलैंड का राज। बाद में हम देखते हैं कि विसेंट नशे में धुत पड़ा था। एस्टर गुस्से में यन को डांटने लगी, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम इस शराबी को साथ लाए थे, अब इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना चाहिए। लेकिन यन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं विसेंट को इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई जाननी है। एस्टर ने उसे एक और बार विसेंट की यादों में झांकने की सलाह दी। इस बार जब यन विसेंट के दिमाग में गया तो उसने देखा कि विसेंट और एड्रियाना बात कर रहे थे। वे किसी को पोलैंड भेजने की योजना बना रहे थे, जहां उन्हें खोमिन्स्की नाम के एक वैज्ञानिक से मिलना था। जब यन यादों से बाहर आया तो एस्टर ने तुरंत पूछा, तुमने क्या देखा? लेकिन इस बार यन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वह बोला। अपनी शक्तियों का उपयोग करके यन ने कैशियर को धोखा दिया और कुछ पैसे चुरा लिए। जल्द ही पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन सौभाग्य से वह सही सलामत वापस लौट आया। अब यन और एस्टर अपनी लूट की खुशी मना रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि विंसेंट गायब था। एस्टर ने कहा कि वह जरूर बार में होगा। कुछ देर बाद जब एस्टर बाथरूम में थी, यन ने खिड़की से देखा कि परसेप्टर वहां आ गया था। उसने तुरंत एक ऐसा माया जाल बनाया जिससे पूरा कमरा खाली लगे। जब परसेप्टर अंदर आया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया, सच सामने आ गया। परसेप्टर ने इशारा किया कि यदि यन को अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए तो उसे पोलैंड जाकर वैज्ञानिक कोमिन्स्की को ढूंढना होगा। इसके बाद यन बेहोश हो गया और परसेप्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब यन को होश आया तो विंसेंट वापस आ चुका था। वह गुस्से में था क्योंकि बैंक डकैती की खबर हर जगह फैल चुकी थी, लेकिन अब यन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने विंसेंट से कहा कि उसे अब बेटा कहने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर विंसेंट को गहरा सदमा लगा। उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया यन के लिए किया था, लेकिन यन ने उसकी बात नहीं सुनी और घोषणा की कि वह कोमिन्स्की को खोजने पोलैंड जा रहा है। विंसेंट ने उसे रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि पूरी सच्चाई जानकर उसे तकलीफ होगी, लेकिन यन अपने फैसले पर अडिग रहा और एस्टर के साथ पोलैंड के लिए निकल पड़ा। इसी बीच एड्रियाना के एजेंट्स ने उसे बताया कि यन ने पोलैंड की टिकटें खरीदी हैं, कि यन सच के बहुत करीब पहुंच रहा है। एड्रियाना ने अपने एजेंट्स को पोलैंड में उसका इंतजार करने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्य से परसेप्टर पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने उन सभी एजेंट्स का सफाया कर दिया। जब यन और एस्टर पोलैंड में कोमिन्स्की के घर पहुंचे तो उन्हें वह खाली मिला। वहां घूमते हुए यन को एक ऐसा कमरा दिखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। तलाश के दौरान उसे एक छिपी हुई दीवार मिली। जब उसने उसे तोड़ा तो वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे जहां आज ने अपनी डायरियां छिपाई थीं। उन्हें पढ़ने के बाद यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि आज के पिता और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कोमिन्स्की ही थे। उधर एड्रियाना ने विंसेंट से मुलाकात की और पूछा कि उसने यन को अकेले क्यों जाने दिया। विंसेंट ने जवाब दिया, वह अकेले जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। यह सुनकर एड्रियाना गुस्से में आ गई और चेतावनी दी कि यन खतरे में है, परसेप्टर कभी भी उसे मार सकता है। यह सुनकर विंसेंट को एहसास हुआ कि उसे यन के पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। इधर पोलैंड में जब गुप्त कक्ष से बाहर आया तो उसने देखा कि एस्टर परसेप्टर को भी अंदर ले आई थी। एस्टर ने कहा कि परसेप्टर उसके सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन यन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी बंदूक निकाल ली। हालांकि परसेप्टर जरा भी डरा नहीं और उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने दावा किया कि वह यन का असली पिता था। यह सुनकर यन दंग रह गया। सालों पहले कोल्ड वॉर के दौरान डॉक्टर कोमिन्स्की ने एक फार्मूला विकसित किया था जिसे दुश्मनों का दिमाग पढ़ा जा सकता था। उसने ये ताकत अपनी बेटी और परसेप्टर को भी दी थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो सरकार ने ऐसे शक्तिशाली लोगों को खत्म करने का फैसला किया। इसी बीच म्यूल नामक एक व्यक्ति ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया और अन्य शक्तिशाली लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस नामक एक गुप्त समूह बनाया। उन्होंने अपनी शक्तियों को छिपा लिया और एक सामान्य जीवन जीने लगे। उसी दौरान यन का जन्म हुआ। इससे पहले कि यन कुछ समझ पाता, एड्रियाना के एजेंट्स वहां आ धमके।
परसेप्टर ने जल्दी से यन से कहा, मेरे स्पेन वाले घर जाओ, वहां तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यन ने कहा कि उसे घर का पता नहीं मालूम, लेकिन एस्टर को पता था। इसके बाद परसेप्टर ने एजेंट से मुकाबला किया, जबकि येन और एस्टर वहां से भाग निकले। आखिरकार परसेप्टर को पकड़ लिया गया और एड्रियाना की लैब में ले जाया गया। वहां एड्रियाना ने उसे म्यूल कहकर पुकारा और बताया कि वह उसके खून से शक्तियों का फार्मूला निकालकर उसे नष्ट कर देगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि फार्मूला पूरी तरह परसेप्टर के खून से जुड़ चुका था, इसलिए उसे निकाला नहीं जा सकता था। तब एड्रियाना ने अपने बॉस को रिपोर्ट दी कि अब यही उनकी आखिरी उम्मीद है। जब परसेप्टर अकेला था, उसने एक रोबोट की आंखों में देखा और उसके ऑपरेटर के दिमाग को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे पता चला कि परसेप्टर के पास मन को नियंत्रित करने की शक्ति भी थी। इस तरह उसने खुद को आजाद किया, सभी एजेंट्स को मार दिया और वहां से भाग निकला। इधर जब येन और एस्टर परसेप्टर के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि येन की मां अब भी जिंदा थी, लेकिन प्रयोगों के कारण उनकी हालत मृतकों जैसी हो गई थी। ये अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी मां ने फॉर्मूले की सभी प्रतियों को नष्ट कर दिया और असली फॉर्मूले को एक स्मृति में बदलकर येन के दिमाग में भर दिया। परसेप्टर ने येन से फॉर्मूला मांगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। येन को एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे यह फॉर्मूला केवल इसलिए सौंपा था ताकि ये किसी और के हाथ न लग सके। परसेप्टर को गुस्सा आ गया और उसने जबरदस्ती येन से फॉर्मूला हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह येन की ओर बढ़ा, एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। उसी पल येन असलियत में लौट आया और उसे समझ आया कि उसकी मां ने केवल इस फॉर्मूले को बचाने के लिए कितनी पीड़ा सही थी। तभी अचानक एड्रियाना और उसके एजेंट्स कमरे में घुस आए, लेकिन येन जो अब क्रोध से भरा हुआ था उन सभी पर हमला कर देता है। उसी समय उसकी तीसरी शक्ति जागृत हो गई, वह जिससे वह उनके दिमाग को नियंत्रित कर सका और उन्हें अपनी ही बंदूकों को अपने सिर पर रखने के लिए मजबूर कर दिया। एड्रियाना ने उससे रुकने की भीख मांगी, लेकिन तभी परसेप्टर वहां पहुंचा और येन से कहा कि उसे उन सभी को मार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसकी मां पर अत्याचार किए थे। तभी एड्रियाना ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। अज़ला तो बहुत समय पहले ही मर चुकी थी और जो कुछ भी येन ने देखा था वह केवल परसेप्टर द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। यह सुनकर येन का गुस्सा और बढ़ गया और वह सभी को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी विसेंट वहां पहुंचा और येन से कहा कि परसेप्टर केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसके बहकावे में आकर इतने लोगों की हत्या करना सही नहीं होगा। परसेप्टर ने तब येन को आदेश दिया कि वह विसेंट को मार दे, लेकिन येन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय येन ने विसेंट से वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन विसेंट वहीं रुका रहा और येन से आग्रह किया कि वह ऐसा कुछ भी न करे जिसे उसे बाद पछताना पड़े। येन ने कहा कि वह एड्रियाना और उसकी संस्था से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसकी मां पर अत्याचार किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी अचानक परसेप्टर ने विसेंट को गोली मार दी। येन का जादू टूट गया, जिससे एड्रियाना और उसके एजेंट्स आजाद हो गए। इसके बाद परसेप्टर एस्टर को लेकर वहां से भाग गया। येन ने घायल विसेंट को संभाला, जिसने अपनी आखिरी सांसों में येन से अपने दिमाग में प्रवेश करने के लिए कहा। येन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि विसेंट की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी विसेंट ने उसे मना लिया। जब येन ने उसके दिमाग में प्रवेश किया तो उसे सच्चाई पता चली। खिमिन्स असल में उस पर प्रयोग करना चाहता था और उसकी मां ने ही उसकी जान बचाने के लिए उसे विसेंट के हवाले किया था। विसेंट ने पूरी जिंदगी येन की रक्षा करने में बिता दी थी। ये देखकर येन फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार विसेंट की मृत्यु हो गई। गुस्से में भरकर येन ने बंदूक उठाई और परसेप्टर को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पाया कि परसेप्टर पास की ही एक इमारत में एक पार्टी के दौरान छिपा हुआ था। एस्टर